नमस्कार। द बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। महिलाएं जिंदगी भर अपने परिवार के हर सपने को पूरा करने में लगी रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, सेविंग और सिक्योरिटी तक। लेकिन जब बात खुद के रिटायरमेंट की आती है तो कई बार ये प्लान अधूरा रह जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि जब इनकम बंद हो जाएगी तब आप अपनी आर्थिक आजादी कैसे कायम रखेंगी? क्या आपने अपने गोल्डन ईयर्स के लिए कोई प्लान बनाकर तैयार किया हुआ है? तो इस सब में आपकी सबसे बड़ी मददगार बन सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की SIP। जी हाँ, आज हम इस बारे में आपके लिए खास शो लेकर आए हैं। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट प्लान आखिरकार कैसे आप बना सकती है, कैसे म्यूचुअल फंड्स वो रिटायरमेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं, कौन से फंड्स वो आपको किस उम्र में चुनने चाहिए, कौन से फंड्स उस उम्र में सही रहते हैं, 5,000 की SIP से आप कितना फंड बना सकती हैं और क्या 50+ महिलाएं वो भी निवेश शुरू कर सकती हैं। तो शो में हम आपके लिए सारे सवाल उठाएंगे, इन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको रेखा देवी जी की कहानी दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप गौर करिए कि कैसे उन्होंने म्यूचुअल फंड के जरिए अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाया। बिहार की 50 साल की रेखा देवी की जिंदगी अचानक बदल गई जब उनके पति का देहांत हो गया। उस वक्त न उनके पास इनकम का कोई जरिया था और ना ही बैंक बैलेंस। लेकिन रेखा देवी ने खुद हार नहीं मानी, बल्कि एक रिश्तेदार की मदद से फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन अटेंड किए और पहली बार मनी प्लानिंग को समझा। फिर उन्होंने 5,000 की SIP से म्यूचुअल फंड निवेश की शुरुआत की और अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया। रेखा ने अपना खर्च सीमित किया और गहने बेचकर इमरजेंसी फंड बनाया। अब पिछले 5 सालों से हर महीने नियमित SIP कर रही हैं और आज उनके पास करीब 4 लाख रुपए का फंड है। तो देखा आपने कि कैसे देर से ही सही, लेकिन रेखा देवी ने सही प्लानिंग के साथ अपना और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने की तैयारी कर ली है। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए आप अपने आप को आखिरकार कैसे तैयार कर सकती हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा में आज एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन जुड़ रही हैं, जो कि महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्मार्ट प्लानिंग पर वर्षों से काम कर रही हैं। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी। श्वेता जी, ये बिल्कुल खास शो हो जाता है क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं कि महिलाएं वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स की हर कोई आजकल बात करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स वो रिटायरमेंट के लिए कैसे काम आ सकते हैं। और कहा यह जाता है कि भाई जितनी जल्दी आप शुरू करें तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर कोई 30 साल की महिला है, 5,000 की SIP से भी अगर शुरुआत करती है तो आप बताइए जरा कि कितना पैसा वो अपने रिटायरमेंट तक जोड़ सकती है। जी पल्लवी जी, बिल्कुल। जब भी रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट हो, चाहे जो भी उम्र हो इन्वेस्टर की, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स है और काफ़ी ऑप्शंस है। और जैसे आपने बताया, अगर 30 साल की एज में शुरू किया है तो वो तो काफ़ी जल्दी हो गया है रिटायरमेंट के लिए, बहुत लेट नहीं है। तो अगर 5,000 से भी शुरू करें तो अगर 12% का रिटर्न हम अज्यूम करें तो करीबन 1,75,00,000 तक वो पूंजी बन सकती है। तो हमको लगता है कि सिर्फ 5,000 रुपए है, बट काफ़ी अच्छी पूंजी जमा हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें लगता ये है कि वो सिर्फ एक 5,000 रुपए की रकम है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि 5,000 जोड़कर कितना बन जाएगा। लेकिन जैसा कि श्वेता जी ने बताया, 1 करोड़ से ऊपर की राशि आप इकट्ठी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। बूंद बूंद सागर बनता है, ये अपने आप में ये पूरी कहानी बयां कर देता है। खैर श्वेता जी, हमें ये ज़रा समझाइए कि रिटायरमेंट फंड जब भी हम बनाते हैं तो असेट एलोकेशन वो कैसे होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, और एक महिला उसे ये समझ कैसे आएगा कि असेट एलोकेशन का आखिरकार सही तरीका उसके लिए क्या है? जी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसेट एलोकेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, स्पेशली अगर यंग है
तो उनके लिए ज़्यादा इक्विटी में वो निवेश कर सकते हैं। पर अगर थोड़ा सा लेट अगर स्टार्ट करते हैं तो इक्विटी में थोड़ा कम निवेश करके अगर थोड़ा डेट में डालें तो उससे फिर SWP शुरू कर सकते हैं, जो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये भी अभी काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन हो गया है म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर हम देखें एज के हिसाब से तो 30 से 40 तक है तो इक्विटी ज़्यादा हो सकता है, एज मच एज 80-85% भी हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी है रिटायरमेंट के लिए, स्पेशली अगर वो कुछ सैलरीड पे हैं, सैलरीड महिलाएं हैं, तो उनके लिए तो EPF वगैरह जुड़ जाता है, कभी हम PPF करते हैं तो और भी निवेश जो हो जाते हैं। तो एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यूचुअल फंड्स में कि कितना इक्विटी में डाल सकते हैं। NPS होता है, तो अगर उनका ज़्यादा रुझान या ज़्यादा जो कहते हैं इक्विटी में रहे तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना इक्विटी में ज़्यादा फायदे होगा। बट अगर लेट भी स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल 50 की उम्र में कोई निवेश करना शुरू कर रहा है, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि 60 अगर रिटायरमेंट एज है तो हमको 60 में सारा पैसा निकालना नहीं है, 60 के बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो उसके बाद तो अगर 50 पे निवेश करें तो 30 साल के लिए हमको निवेश करना है, 10 साल के लिए नहीं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है 30 से 40 की है तो इक्विटी में जो है आप 80-85% कर सकते हैं। वर्किंग महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि PF वगैरह में आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है, तो एक ना एक जो डेट असेट एलोकेशन होता है वो होता रहता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 50 की उम्र के बाद जो है थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई महिला जो है इवन 45 अगर क्रॉस कर चुकी है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए निवेश से पहले? डेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, इक्विटी में एलोकेशन कितना होना चाहिए, और हमारा जो नज़रिया होता है 45 के बाद वो काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि लगता है कि अब जो है हमारे पास काम करने के साल जो है कम बचे हुए हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो ऐसे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इक्विटी एलोकेशन फिर भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 से 15% अगर इक्विटी हुआ तो पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर लेगा इन्फ्लेशन को। हमको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि बहुत लॉक इन नहीं हो पैसा, क्योंकि जब कैश फ्लो चाहिए होगा रिटायरमेंट पे तो हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि मूव कर सके एसेट, ताकि जो पैसे चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस वो मिल सके। ठीक है, तो आपको मंथली बेसिस पे पैसे जो है वो मिल सके, इसलिए जो है आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्या श्वेता जी, हमारे पास कुछ हमारे दर्शकों के सवाल भी इस बीच आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है वो जयपुर से है, दीपिका रॉय का। ये कह रही हैं कि मैं 48 साल की हूँ और अब 10,000 की SIP अगर शुरू करूँ तो 10 साल में मेरा जो है कितना फंड बन पाएगा? चूंकि ये 48 की हो चुकी है, 10,000 की SIP शुरू करना चाहती है, तो जानना चाह रही हैं कि 10,000 की SIP से कितना फंड जो है इनका बन जाएगा। तो आप ज़रा बताइए कि कितना जो है फंड 10,000 की SIP से बन सकता है, और ये चूंकि श्वेता जी शुरू करना चाह रही हैं तो किस तरह के फंड्स भी इन्हें चुनने चाहिए? तो 10 साल में अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ निवेश करें तो आप 25 लाख तक रुपए जोड़ सकते हैं सिर्फ इसी अमाउंट से। आप इक्विटी में और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में अपना निवेश कर सकते हैं, जैसे UTI निफ्टी 50 है, DSP निफ्टी 50 है, ऐसे इंडेक्स फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। और आप ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश कर सकती हैं, कोटक बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इक्विटी और बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उनमें निवेश कर सकती हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं जो भोपाल से आया हुआ है, संगीता मिश्रा का। ये कह रही हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी जो है अभी फ़िलहाल ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करूँ? मुझे लगता है श्वेता जी ये सवाल जो है ना बहुत सारी होम मेकर्स के लिए रहेगा, क्योंकि होम मेकर्स जो है वो अक्सर उनके पास यही होता है कि इनकम नहीं होती है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आजकल हर कोई करना चाहता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि अब मुझे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, बच्चे जो है मेरा रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। तो ऐसे में होम मेकर्स जो है वो कैसे कर सकती हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग? जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो होम मेकर्स छोटा अमाउंट जोड़ सकते हैं, जैसे 3,000 रुपये पर मंथ है। एक आप ऐसे करिए कि एक खर्चा बांध लीजिए, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, हम फ़ोन बिल देते हैं, तो अगर आप 3,000 पर मंथ भी
स्टार्ट कर दें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आज तो 500 रुपये भी आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए 3000 ज़्यादा हो रहा है तो आप 500 से शुरू कीजिए, कि आपको लग रहा है कि मैं कहाँ इतना बजट से निकाल पाऊंगी, तो आप 500 रुपये से शुरू करिए। द इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि आप शुरू करिए, क्योंकि ये आदत जो है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक मैं खुद भी सवाल पूछना चाहूँगी। होम मेकर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कई बार घर परिवार से जो है रिश्तेदारों से पैसे मिलते रहते हैं, शगन के लिए जो मिलते रहते हैं, उसको जो है एक होम मेकर कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? अगर मान लीजिए उनको कुछ एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा मिल गया, कई बार हस्बैंड के बोनस वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो भी कुछ अपने खर्चों के लिए दे देते हैं कि चलो भाई ये तुम जो है कुछ अपने लिए खर्चा कर लो। उनमें से भी काफ़ी सारे होम मेकर्स के पास पैसे बच जाते हैं, तो क्या हम लमसम जो है इस तरीके से पैसा निवेश कर ले? जी बिल्कुल, लमसम निवेश कर सकते हैं। और अगर उनको डर लग रहा है कि लमसम मैं ऐसे मार्केट में लमसम नहीं डालना चाहती है, तो वो एक लिक्विड फंड में लमसम डाल सकती है और उससे पैसा एसटीपी से मूव कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत सिंपल है। आप एक लिक्विड फंड में डालिए, और जैसे एसआईपी में आपके बैंक से पैसे जाते हैं, एसटीपी से लिक्विड फंड से आपके इसमें इक्विटी में पैसे जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ये आपको वन टाइम मिल रहा है लमसम, तो भी आप एसआईपी तो कर ही सकती हैं इस अमाउंट का। लमसम आपको जब लगता है कि अगर मार्केट में करेक्शन है तब हम मुझे डालना है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तब डाल सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा इससे मैं एक्साइटमेंट नहीं कहूँगी बट थोड़ा एक्टिविटी इसमें भी हो जाता है, और आपको खुद को लगेगा कि मुझे मैं कितनी स्मार्ट हूँ अपने इन्वेस्टमेंट से, कि मैं इतनी स्ट्रैटेजी संभाल रही हूँ। ये तो खैर आपने बहुत सही कहा है कि अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि इतनी स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टमेंट की संभाल रही हूँ। श्वेता जी, आपने जिक्र किया लिक्विड फंड से जो है इक्विटी में जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या लिक्विड फंड और जो इक्विटी फंड है ये एक ही फंड हाउस का होना चाहिए? अगर एसबीआई का है तो वो दोनों जो है एसबीआई के होने चाहिए? किस तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल पल्लवी जी, जो फंड आपका आपने इक्विटी के लिए चूज किया है उसी फंड हाउस की आप लिक्विड फंड में निवेश करिए। क्योंकि जैसे आपके बैंक अकाउंट में किसी भी फंड हाउस में या किसी भी स्कीम में आप पैसा डाल सकते हैं, एसटीपी में वैसा नहीं होता है। एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि जो फंड हाउस के लिक्विड फंड में आपने पैसा डाला है उसी फंड हाउस के इक्विटी में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो एसटीपी के लिए आपको दोनों फंड, लिक्विड फंड जो हो गया और उसके अलावा इक्विटी का फंड जो हो गया, वो दोनों एक ही फंड हाउस के चुनने होंगे। कह रहे एक और सवाल ले लेते हैं जो हमारे एक दर्शक ने भेजा है पुणे से। ये है, इनका नाम है रेशमा नायर। रेशमा नायर जो है ये पूछ रही हैं कि 3000 की एसआईपी है जो मैं कर रही हूँ, इससे क्या मैं 25 लाख रुपए जो है वो जोड़ सकती हूँ? इन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये बस इतना जानना चाह रही हैं शायद कि 25 लाख आखिरकार मैं कब तक जोड़ सकती हूँ 3000 की एसआईपी से? जी बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ सकती हैं। 17 से 18 साल तक ये अगर निवेश करते रहे तो बिल्कुल ये 3000 रुपये 25 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो रेशमा जी, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3000 की एसआईपी के साथ जो है आप 25 लाख आसानी से जोड़ सकती हैं। 17-18 साल जो है इसमें लग सकते हैं। खैर, श्वेता जी से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब भी लेंगे, आपके भी, दर्शकों के भी सारे सवालों के हम उनसे जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की है, तो जानते हैं दिव्या से कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो है वो म्यूचुअल फंड क्यों बेहतर है। दिव्या के पास चलते हैं, दिव्या आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी कि आपके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी म्यूचुअल फंड क्यों सबसे बेस्ट है। जी पल्लवी जी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है और खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड जमा करना है। मैं आज आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ और महिलाओं के लिए स्पेशली क्यों ज़रूरी है और कैसे महिलाओं के लिए एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है इसमें निवेश करने का, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा पैसा ही लगाना है तभी इन्वेस्टमेंट होगी। आप जो है 500 रुपये महीने की सिप से भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा महंगाई को भी मात देते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एफडी या सेविंग अकाउंट से इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। एफडी में लगभग 6-7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कई ज़्यादा इससे रिटर्न मिल जाता है जो कि आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस जमा कर सकता है।
साथ ही प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, आपको शेयर मार्केट ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वही इसको मैनेज कर रहा है, अपने हिसाब से आपके पैसे को कहाँ बेहतर रिटर्न मिलेगा वो लगा देते हैं। आपको शेयर मार्केट पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। साथ ही लिक्विडिटी का फ़ायदा भी इसमें मिल जाता है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं, बहुत लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा गोल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ये रहती है, इसका फ़ायदा मिल जाता है रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए। महिलाएं तो खास करके इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा जोड़ सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझा दिया है कि आखिरकार रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेस्ट क्यों कहे जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से दिव्या ने आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए वापस चलते हैं श्वेता जी के पास। श्वेता जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड्स की हमेशा बात की जाती है कि सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इसलिए भी बीट करता है क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी पूरी हेल्प कर रहा है, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे दे रहा है। लेकिन अगर मैं समझना चाहूँ तो कई लोग मैं ऐसे भी मिलती हूँ जिन्होंने सारा का सारा पैसा अपना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है। क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि सारा पैसा हम जो है म्यूचुअल फंड्स में ही सिर्फ लगा दें? जी, मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर ऐसा भी बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि अलग अलग जगह थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दे, म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, कुछ और स्कीम्स में भी डाले। चाहे अगर सीनियर सिटीजन है फॉर एग्जांपल, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पैसा एक ही तरफ डालें और इक्विटी में ही डालें, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि कोर पोर्टफोलियो जो आपका है वो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कोर पोर्टफोलियो यानी कि मैक्सिमम जो है आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा आपको एसेट एलोकेशन जो है वो करके रखना है। कुछ पैसा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो जैसा कि श्वेता जी ने कहा, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी डाल सकती हैं। खैर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, म्यूचुअल फंड के हम SIP की यहाँ पे चूंकि श्वेता जी बात कर रहे हैं, कई लोगों ने अपने सवाल भी पूछे, किसी ने कहा कि मुझे 10,000 निवेश करने, किसी ने कहा 5, किसी ने 3, लेकिन जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है तो क्या हमें अपनी SIP भी हर साल बढ़ाते रहना चाहिए? स्टेप अप करना कितना ज़रूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है पल्लवी जी। जैसे हमको इंक्रीमेंट मिलता है, हम भी अपने SIP को अगर इंक्रीमेंट दे तो जो एंड वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो हम 10 लाख रुपए देख रहे हैं या 25 लाख रुपए देख रहे हैं तो उसका डबल भी हो सकता है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, बट काफ़ी उसका फ़र्क पड़ जाता है। और एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही हमको इंक्रीमेंट मिलता है, खर्च करना बहुत आसान हो जाता है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ाना आसान हो जाता है, बट उसको कम करना वापस मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, हाथ में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो खर्चा हो जाता है। अगर इंक्रीमेंट देते रहे SIP को तो आप अपना खर्चा भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका इनकम में अगर 10% का इंक्रीज मिला है वर्सेस SIP को आप 10% भी इंक्रीज दे रहे हैं तो फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि यहाँ लाख रुपए हो सकता है और यहाँ 10,000 हो सकता है। तो यहाँ 10,000 बढ़ रहा है आपकी सैलरी और मैं तो आपसे बस यही बोल रही हूँ कि आप 1,000 रुपए अपने SIP को बढ़ाएं, लेकिन आपके जो अंत में जो पूंजी मिलेगी उसमें काफी फर्क पड़ सकता है। तो बिल्कुल हर साल अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। तो जैसे आपको हर साल जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है, आप पूरा साल काम करते हैं, आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपको एक अच्छा सा इंक्रीमेंट दे दे, आपकी बेचारी SIP भी बहुत काम कर रही है, उसको भी आपको इंक्रीमेंट ज़रूर देना चाहिए। क्या श्वेता जी, लेकिन होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में जैसे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं ना, कई बार क्या होता है कि कोई इमरजेंसी आ गई, लेट्स से कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो लोग क्या करते हैं कि फटाफट उसी में से पैसा निकाल लेते, ये भूल जाते कि ये तो मैंने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखा हुआ था, तो वहाँ पर जो है मेडिकल खर्चों में लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई मेडिकल खर्च आ रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, तो उसके लिए हमें जो है हेल्थ कॉर्पस कैसे बनाना चाहिए? एक हेल्थ कॉर्पस हम अलग से बना सकते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड पे मैं जनरली जैसे इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि एक थोड़ा सा अपने 3 से 6 महीने का एक्सपेंस एटलीस्ट एक इमरजेंसी फंड बना ले। तो ये फंड आप अपने हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी जैसे हमने कोविड के टाइम देखा तो हम 6 से 12 महीने का एक्सपेंसेस भी रखते हैं ताकि अगर जॉब लॉस भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, SIP में भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
हेल्थ कॉर्पस आप जैसे ये इमरजेंसी फंड है ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम्स हैं, इक्विटी है थोड़ा और एक थोड़ा सा डेट भी है उसमें, और अपने 6 से 12 महीने का एक्सपेंसेस का वो एक पोर्टफोलियो बना ले, तो ताकि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी हुई तो आप वो फंड आराम से निकाल सकते हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स को जो रिटायरमेंट के लिए है या किसी और गोल के लिए, उसको ज़रूरी नहीं है कि आप टच करें। तो इमरजेंसी फंड अपने लिए ज़रूर बनाएं। जो लॉन्ग टर्म गोल्स की एसआईपी है उसको टच मत करिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी फंड के लिए जैसे कि श्वेता जी ने बताया, अलग से पैसा पार्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर श्वेता जी, हमारे पास और भी हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल जो है वो पटना से मंजू सिंह का है। ये पूछ रही है कि क्या म्यूचुअल फंड में विमेन स्पेसिफिक कोई स्कीम होती है या सबके लिए एक समान स्कीम्स आती हैं? मैं वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में तो नहीं जानती हूँ उतना, बट मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप जो नॉर्मल स्कीम है उसी में पैसा डालिए। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जो भी मार्केट किया जाता है विमेन के लिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। सिर्फ वो पिंक कलर का हमको टैक्स लग जाता है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल स्कीम्स में आप पैसा डालें तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। ये आपने बहुत सही बात कही है कि नॉर्मल स्कीम्स बेहतर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो भी कुछ खास आता है, चाहे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनमें पिंक टैक्स जो है हमने भी देखा है बहुत ज़्यादा लगता है। खैर अगला सवाल कोलकाता से अनुश्री घोष का है। ये कह रही है कि मेरे पास कुछ पुराने फिक्स डिपॉजिट है, क्या उन्हें तोड़कर म्यूचुअल फंड्स में लगाना सही रहेगा? जी, अनुश्री का ये सवाल काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं के पास जो फिक्स डिपॉजिट है वही यही सवाल उनको जानना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको ये पैसा कब चाहिए। अगर ये अगले 5 साल तक आप साइड में रख सकती हैं, उससे ज़्यादा कर सकती हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर डालें। और अगर आपका टाइम होराइजन उससे कम है तो आप नहीं उसको ब्रेक करें। पर अगर 5 साल से ज़्यादा है फॉर श्योर, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में बेझिझक डालिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा आपके होराइजन पे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकती हैं एफडी से निकाल के, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको एफडी में ही पड़े रहने दीजिए। यही समझदारी का फैसला आपके लिए रहेगा। खैर अगला सवाल इंदौर से रेणुका जोशी का है। ये कह रही हैं कि क्या मैं जब चाहूँ एसआईपी रोक सकती हूँ? मुझे लगता है श्वेता जी ये काफ़ी अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं अक्सर उनके साथ ये होता है कि घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, या किसी के साथ भी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसको लगता है कि मुझे क्या एसआईपी अभी थोड़े टाइम के लिए रोक देनी चाहिए, मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा। कई बार व्यक्ति की जॉब चली जाती है, कभी घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन ये होता है श्वेता जी कि एसआईपी जो है एक व्यक्ति बीच में कुछ समय के लिए पॉज कर सकता है? जी बिल्कुल, एसआईपी काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आप उसको पॉज कर सकते हैं, जैसे 3 महीने के लिए पॉज कर लिया या 6 महीने के लिए पॉज कर लिया। अगर आपको रोकना भी है तो भी पॉसिबल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको 30 दिन लग सकते हैं रोकने में, तो आपका एक इंस्टॉलमेंट जा सकता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है अगर रोकना है तो। पर अगर पॉज करना है तो वो तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईजी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि 30 दिन का वक्त जो है लग सकता है, तो इस बीच में एक एसआईपी आपकी जा सकती है, लेकिन उसके बाद आप जितने समय के लिए भी रोकना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आराम से जो है इसे पॉज कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। खैर श्वेता जी, हम अपने शो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब मैं आपसे ना आखिर में एक चीज़ समझना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसी महिला है जिसने अब तक रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग अभी तक नहीं की है, कोई सेविंग का भी उसने नहीं अभी तक सोचा, ना कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो आज उसे सबसे पहले कौन से ऐसे 3 कदम उठाने चाहिए ताकि वो आने वाले सालों में आत्मनिर्भर बन सके, वो रिटायरमेंट की तरफ जो अपने कदम बढ़ा सके? तो कौन से 3 स्टेप्स होने चाहिए? एक तो मुझे लगता है उनको अपना एसआईपी शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो 500 रुपए का भी हो, तो वो एक एसआईपी शुरू कर दे। तो वो उनका फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा उनका स्टेप होगा अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और तीसरा स्टेप मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना बजट पे ध्यान दे। क्या क्या उनके एक्सपेंसेस है, मैं कम करने का नहीं बोल रही हूँ,
अनपॉपुलर नहीं होना है मुझे, मैं ये बस यही बता रही हूँ कि आप उसको या तो ऐप में या बुक में या एक्सेल पे कहीं पे लिख ले और उसको कैटेगराइज कर ले। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये लिखते हैं अपने आप से आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और खर्चे अपने आप कम होते हैं, आपकी खुशी कम नहीं होगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात जो है वो कही है। 3 चीज़ें आपको बस करनी है अगर आपने अब तक कोई भी प्लानिंग नहीं की है, जैसा कि श्वेता जी ने बताया। सबसे पहले अपनी SIP जो है वो शुरू करिए, चाहे 500 रुपए के एक छोटे अमाउंट से करिए। दूसरा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ा सकती है अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट बनाना है। अपने घर का जब आप बजट बनाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च जो है वो हो रहा है। खैर श्वेता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आई। आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे वो रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए, कौन से 3 स्टेप्स है वो भी आपने बड़े अच्छे से समझा दिए, SIP, हेल्थ इंश्योरेंस और बजटिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी सलाह दी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आज आपने, म्यूचुअल फंड जो है वो महिलाओं के रिटायरमेंट को स्मार्ट, सेफ और सिस्टमैटिक बना सकते हैं। गोल्डन ईयर्स तभी गोल्डन बनते हैं जब आप आज से उसकी तैयारी शुरू करें, इसलिए देर मत कीजिए और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आज ही कीजिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन शक्ति की समृद्धि में फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक याद रखिए, रिटायरमेंट कोई एज नहीं बल्कि एक स्टेज है, इसके लिए आपको खुद ही तैयार करना है।